अभी सुनिएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी भीख में। खपरल दालान में कमलों पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ बृजराज मन लगाकर बातें कर रहा था। सामने ताल में कमल खिल रहे थे। उस पर से भीनी भीनी महक लिए हुए पवन धीरे धीरे उस झोपड़ी में आता और चला जाता था। माँ कहती थी, मीना ने कमल की केसरों को बिखराते हुए कहा। क्या कहती थी? बाबूजी परदेश जाएंगे, तेरे लिए नेपाली टट्टू लाएंगे। तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टट्टू पर? पागल कहीं का। नहीं, मैं टट्टू पर चढ़ूंगा, वह गिरता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अब मैं रोता हूँ। अच्छा, पहले ये बताओ कि जब तुम कमाने लगोगे तो हमारे लिए क्या लाओगे? खूब ढेर सारा रुपया, कहकर मीना ने अपना छोटा सा हाथ जितना ऊंचा हो सकता था उठा लिया। सब रुपया मुझको ही दोगे ना? नहीं, माँ को भी दूंगा। मुझको कितना दोगे? थैली भर। और माँ को? वही बड़ी काट वाली संदूक में जितना भरेगा। तब फिर माँ से ही कहो, वही नेपाली टट्टू ला देगी। मीना ने झुंझलाकर बृजराज को ही टट्टू बना लिया। उसी के कंधों पर चढ़कर अपनी साध मिटाने लगा। भीतर दरवाजे में से इंदो झांक कर पिता पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा, मिन्ना, ये टट्टू बड़ा अड़ियल है। बृजराज को यह विस्मयवादी स्वर की सी हंसी खटकने लगी। आज ही सवेरे इंदो से कड़ी फटकार सुनी थी। इंदो अपने गृहिणी पद की मर्यादा के अनुसार जब 2-4 खरी खोटी सुना देती तो उसका मन विरक्ति से भर जाता। उसे मीना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थिति हो जाती। फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात उसकी समझ में नहीं आती। रोटी बिना भूखों मरने की संभावना न थी, किंतु इंदो को उतने ही से संतोष नहीं। इधर बृजराज को निठल्ले बैठे हुए मालों के साथ कभी कभी चुहल करते देखकर तो वह और भी जल उठती। बृजराज ये सब समझता हुआ भी अनजान बन रहा था। उसे तो अपनी खपरेल में मीना के साथ संतोष ही संतोष था, किंतु आज वह न जाने क्यों भिन्ना उठा। मिन्ना, अड़ियल टट्टू भागते हैं तो रुकते नहीं और राह का राह भी नहीं देखते। तेरी माँ अपने भीगे चने पर रोब गांठती है, कहीं इस टट्टू को हरी हरी दूब की चाट लगी तो? नहीं मीना, रूखी सूखी पर निभा लेने वाला ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं मिन्ना, कह दो हाँ। मीना घबरा उठा था। यह तो बातों का नया ढंग था। वह समझ ना सका। उसने कह दिया, हाँ कर सकते हैं। चल देख लिया ऐसे ही करने वाले, कहकर जोर से किवाड़ बंद करती हुई इंदो चली गई। बृजराज के हृदय में विरक्ति चमकी। बिजली की तरह कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ। वह पुरुष है या नहीं? इतना काशाघात, इतना संदेह और चतुर संचालन। उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। आज तक बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वह अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिदान लेकर उसने इंदो को हल्का नहीं होने दिया था। इसी घड़ी सूद दर सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थैली का मुंह खोल दिया। मीना को एक बार गोद में चिपकाकर वह खड़ा हो गया। जब गांव के लोग हलों को कंधों पर लिए घर लौट रहे थे, उसी समय बृजराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जालंधर से जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिख पेंशनर ने लारी चलाना आरंभ किया। उसका ड्राइवर कलकत्ते से सीखा हुआ फुर्तीला आदमी है। सीधे सादे देहाती उछल पड़े। जिनकी मनोती कई सालों से रुकी थी, बैलगाड़ी की यात्रा के कारण जो अब तब टाल मटोल करते थे, वे उत्साह से भरकर ज्वालामुखी के दर्शन के लिए प्रस्तुत होने लगे। गोटेदार ओढ़नियों, अच्छी काट की शलवारों, केम ख्वाब की झकाझक सदरियों की बहार आए दिन उसकी लारी में दिखलाई पड़ती। किंतु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी और देखता नहीं। अपनी मोटर, उसका हॉर्न, ब्रेक और मडगार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में लिए हुए जब उस पहाड़ी प्रांत में वह अपनी लारी चलाता तो अपनी धुन में मस्त किसी की ओर देखने का विचार भी न कर पाता। उसके सामान में एक बड़ा सा कोट, एक कंबल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में जो छिपा हुआ बक्स था,
उसी में कुल रुपए पैसे बचाकर वह फेंकता जाता। किसी पहाड़ी पर ऊंचे वृक्षों से लिपटी हुई जंगली गुलाब की लता को वह देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फैलने वाली सुगंध बृजराज के मन को मथ देती, परंतु वह शीघ्र ही अपनी लारी में मन को उलझा देता और तब निर्विकार भाव से उस जन विरल प्रांत में लारी की चाल तीव्र कर देता। इसी तरह कई बरस बीत गए। बूढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता, क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी तमाकू नहीं पीता और कभी काम में व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी झींसी पड़ रही थी। वह अपनी लारी दौड़ाए पहाड़ी प्रदेश के बीचों बीच निर्जल सड़क पर चला जा रहा था। कहीं कहीं 2-4 घरों के गांव दिखाई पड़ते थे। आज उसकी लारी में भीड़ नहीं थी। सिख पेंशनर की जान पहचान का एक परिवार उस दिन ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लारी भाड़े पर कर ली थी, किंतु अभी तक उसे ये जानने की आवश्यकता न हुई थी कि उसमें कितने आदमी थे। उसे इंजन में पानी की कमी मालूम हुई कि लारी रोक दी गई। बृजराज बाल्टी लेकर पानी लाने गया। उसे पानी लाते देखकर लारी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा, बृजराज, इन लोगों को भी थोड़ा पानी दे देना। जब बाल्टी लिए वह यात्रियों की ओर गया तो उसको भ्रम हुआ कि जो सुंदरी पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है वह कुछ पहचानी सी है। उसने लोटे में पानी उड़ेलते हुए अन्यमनस्क सिख की तरह कुछ जल गिरा भी दिया, जिससे स्त्री की ओढ़नी का कुछ अंश भीग गया। यात्री ने झिड़क कर कहा, भाई जरा देख कर, किंतु वह स्त्री भी उसे कनखियों से देख रही थी। बृजराज शब्द उसके भी कानों में गूंज उठा था। बृजराज अपनी सीट पर जा बैठा। बूढ़े सिख और यात्री दोनों को ही उसका ये व्यवहार अशिष्ट सा मालूम हुआ, पर कोई कुछ बोला नहीं। लारी चलने लगी। कांगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य चित्रपटों की तरह क्षण क्षण पर बदल रहा था। उधर बृजराज की आंखें कुछ दूसरे ही दृश्य देख रही थी। गांव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे, मीना की निर्मल प्यार की तरह तरंगायित हो रहा था, और उस प्यार में विश्राम की लालसा बीच बीच में उसे देखते ही मालती का पैर के अंगूठों के चांदी के मोटे छल्लों को खटखटाना, सहसा उसकी स्त्री का संदिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्रेरणा, साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और संतोष उसे मिल रहा था वह भी छिन गया। क्यों संदेह न हो, इंदो को विश्वास हो चला था कि बृजराज मालो को प्यार करता है, और गांव में एक ही सुंदरी, चंचल, हंसमुख और मनचली भी थी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। हाँ, वही तो मालो। और ये ओढ़नी वाली असंभव। नहीं तो वही है, ठीक ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे घूमकर अपनी स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह, कितनी भूली हुई बातें इस मुख ने स्मरण दिला दी। वही तो। वह अपने को न रोक सका, पीछे घूम ही पड़ा और देखने लगा। लारी टकरा गई एक वृक्ष से। कुछ अधिक हानि न होने पर भी, किसी को कहीं चोट न लगने पर भी सिख झल्ला उठा। बृजराज भी फिर लारी पर न चढ़ा। किसी को किसी से सहानुभूति नहीं, तनिक सी भूल भी कोई सह नहीं सकता। यही ना, बृजराज ने सोचा कि मैं ही क्यों न रूठ जाऊं। उसने नौकरी को नमस्कार किया। बृजराज को वैराग्य हो गया हो सो तो बात नहीं। हाँ, उसे गृहस्थ जीवन के सुख के आरंभ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनंद न था। केवल मीना की अटपटी बातों से और राह चलते चलते कभी कभी मालती की चुहल से हल्के शरबत में 2 बूंद हरे नींबू के रस की सी सुगंध तरावट में मिल जाती थी। वह सब गया। इधर कलकत्ते के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। 2-4 घरों के छोटे छोटे से गांवों को देखकर उसके मन में विरागपूर्ण दुलार होता था। वह अपनी लारी पर बैठा हुआ उपेक्षा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वह अपने गांव पर मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध ले लेता, किंतु नौकरी छोड़कर वह क्या जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर रहने लगा। पास में कुछ रुपए बचे थे, उन्हें वह धीरे धीरे खर्च करने लगा। उधर उसके मन का निश्चिंत भाव और शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता, पर उसके बदले में पैसा ना लेता। लोग कहते बड़ा भला मानुस है। उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई।
उसका दिन ढलने लगा। वह घर की कभी चिंता ना करता, हाँ भूलने का प्रयत्न करता, किंतु मिन्ना फिर सोचता वह अब बड़ा हो गया होगा ही। जिसने मुझे काम करने के लिए परदेश भेज दिया वह मीना को ठीक कर लेगी, खेती बाड़ी से काम चल ही जाएगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था। और मालती, ना ना, पहले उसके कारण संदिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसी का फिर से स्मरण करते ही मैं नौकरी से छुड़ाया गया। कहाँ से उस दिन मुझे फिर उसका संदेह हुआ। वह पंजाब में कहाँ आती, उसका नाम भी ना लूं। इंदो तो मुझे प्रदेश भेजकर सुख से नींद लेगी ही, पर यह नशा 2 ही 3 वर्षों में उखड़ गया। इस अर्थ युग में सब संबल जिसका है वही उठी बोल गया। आज बृजराज अकिंचन कंगाल था। आज ही से उसे भीख मांगना चाहिए। नौकरी ना करेगा, हाँ भीख मांग लेगा। किसी का काम कर देगा तो ये देगा वह अपनी भीख। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी। वह सवेरे ही आज मंदिर के समीप ही जा बैठा। आज उसके हृदय से भी वैसी ही एक ज्वाला भक से निकलकर बुझ जाती है और कभी विलंब तक लपलपाती रहती है, किंतु कभी उसकी ओर कोई नहीं देखता। और उधर तो यात्रियों के झुंड जा रहे थे। चैत्र का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए आगे बढ़ गए। पीछे एक सुंदरी अपनी ओढ़नी संभालती हुई क्षण भर के लिए रुक गई थी। स्त्रियां स्वभाव की कोमल होती हैं। पहली ही बार पसारा हुआ हाथ खाली न रह जाए, इसी से बृजराज ने सुंदरी से याचना की। वह खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अब लारी नहीं चलाते? अरे वही तो ठीक मालती का सा स्वर। हाथ बटोरकर बृजराज ने कहा, कौन? मालो? तो ये तुम ही हो बृजराज? हाँ तो, कहकर बृजराज ने एक लंबी सांस ली। मालती खड़ी रही। उसने कहा, भीख मांगते हो? हाँ, पहले मैं सुख का भिखारी था। थोड़ा सा मीना का स्नेह, इंदो का प्रणय, 10-5 बीघों की काम चलाऊ उपज और कहे जाने वाले मित्रों की चिकनी चुपड़ी बातों से संतोष की भीख मांगकर अपने चिथड़ों में बांधकर मैं सुखी बन रहा था। कंगाल की तरह जन कोलाहल से दूर एक कोने में उसे अपनी छाती से लगाए पड़ा था। किंतु तुमने बीच में थोड़ा सा प्रसन्न विनोद मेरे ऊपर ढाल दिया। वही तो मेरे लिए। ओहो पागल इंदो, मुझ पर संदेह करने लगी। तुम्हारे चले जाने पर मुझसे कई बार लड़ी भी। मैं तो अब यहाँ आ गई हूँ। कहते कहते वह भय से आगे चले जाने वाले सज्जन को देखने लगी। तो वह तुम्हारा ही बच्चा है ना? अच्छा अच्छा। कहती हुई मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। बृजराज ने कहा, मालो तुम जाओ, देखो वह तुम्हारे पति आ रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए मालो के पंजाबी पति लौट आए। मालती उस समय अन्य मनसक, शुद्ध और चंचल हो रही थी। उसके मुंह पर शोभ, भय और कुतूहल से मिली हुई करुणा थी। पति ने डांट कर पूछा, क्यों? वह भिखमंगा तंग कर रहा था? पंडा जी की ओर घूमकर मालो के पति ने कहा, ऐसे उच्चक्कों को आप लोग मंदिर के पास बैठने देते हैं? धनी जजमान का अपमान वह पंडा कैसे सहता? उसने बृजराज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा, उठ बे, यहां फिर दिखाई पड़ा तो तेरी टांग ही लंगड़ी कर दूंगा। बेचारा बृजराज यहां धक्के खाकर सोचने लगा, फिर मालती, क्या सचमुच मैंने कभी उससे कुछ? और मेरा दुर्भाग्य, यही तो आज तक अयाचित भाव से वह देती आई है। आज उसने पहले दिन की भीख में भी वही दिया।